आइए दोस्तों, मित्रों, सामान्य ज्ञान भाग 2 की 16वीं कक्षा आज है। 4 क्लास आज के बाद बतेगी और आज है 2 जनवरी 2023। 4 क्लास बचेगी। हमने 6 का प्रॉमिस किया था। परमात्मा की कृपा बनी है, उसका आभारी हूँ। आप लोगों का स्नेह बना रहा है, उसके लिए भी आभारी हूँ। आज हम जो क्लास पढ़ा चुके हैं उसमें छोटी छोटी टॉपिक पर हमने खूब क्लास लिए हैं, तो उन्हीं टॉपिकों पर ये जो 2 क्वेश्चन आज डील कर रहे हैं, लगभग 300 शब्द से आसपास है। थोड़ा सी जगह भी इसमें है इसलिए क्योंकि आपको ये दिखाना है कि मेंस लिखना कैसे है, हेडिंग कहाँ लगानी है, कौन सी महत्वपूर्ण बात जोड़नी है, किसका कोई मतलब नहीं होता, प्रश्न को कैसे समझना है इत्यादि। तो इसमें मैंने 2 प्रश्न डील किया है और ये दोनों प्रश्न मेंशन कर देता हूँ। यूपीएससी यानी यूपीएससी का मतलब हुआ आईएएस मेन एग्ज़ाम 2022 की मुख्य परीक्षा में आए हुए हैं। ये दोनों सवाल यूपीएससी यानी आईएएस की मुख्य परीक्षा में दोनों आए हुए हैं और दोनों वहाँ 250 शब्द के थे और 15-15 नंबर के थे। जबकि आपको पता है आपको 250 शब्द लिखने पर एपीओ में केवल 5 नंबर मिलता है, या कभी कभी ये 50 शब्द कम भी कर देते हैं, 200 शब्द शायद लिखवाते हैं, मैं क्लियर नहीं हूँ। तो मैंने रेंज इसी का लिया है। आपको अगर 200 शब्द में लिखना पड़े तो इसको आप थोड़ा सा शार्ट लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे यही कंटेंट जो इसमें है। समझ रहे हैं? तो आज की क्लास पूर्व में ली गई क्लास के आधार पर मुख्य परीक्षा में आए हुए संभावित अति संभावित प्रश्नों के को मॉडल मानते हुए उत्तर लिखने का बेहतरीन तरीका सीखना है। पहला प्रश्न है कि स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। यह सवाल पूछ सकते हैं कि पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मैं अपना मनगढ़ंत प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न यूपीएससी ने सेम बाय वर्ड पूछा है। ध्यान से देखिए, भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदली नीति का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर भारत की स्थिति क्या है, विश्व के भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर भारत ने क्या इसमें बदलाव किया है, ये पूछ रहा है सवाल। मैं इस प्रश्न के आधार पर मात्र आपका ध्यान पूर्व में पढ़ाए गए क्लास पर ले जाऊंगा। आपको मैंने भारतीय स्थिति को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, चाहे पेरिस का समझौता हो, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे ये पृथ्वी सम्मेलन हो, मैंने खूब कायदे से आपको भारत की वस्तु स्थिति को अद्यतन स्थिति तक समझाया है। अभी जलवायु परिवर्तन पर COP 27 और COP 26 पर भी मेरे क्लास हैं, तो आप जान रहे हैं कि कैसे उत्तर को लिखना है। एक अलग से टॉपिक मैंने समझाया था कि भू राजनीतिक स्थिति क्या होती है। अब सोचिए, अलग अलग पढ़ाए गए 4-5 क्लास को मर्ज करके एक सवाल लिखना है। इसमें अगर आपको व्यक्तिगत अभ्यास नहीं किया है तो अचानक नहीं लिख पाएंगे। या आप में प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ हो तो बात अलग है, अन्यथा आप सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए एक 200 से 250 शब्द में सुगठित सुंदर उत्तर लिखने के लिए, जैसे आप लॉ में अभ्यास कर रहे हैं उसी तरीके से इसमें भी अभ्यास करने पर होता है। ये मैं उसका 2 मॉडल दे रहा हूँ। परीक्षा आपकी बिल्कुल निकट आ रही है। आज के बाद भी चारों क्लास मेरी यही कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से प्रश्न उत्तर शैली में ही आपको क्लास मिले, जिससे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही इधर के मेरे ये जो 5 से 6 क्लास जा रहे हैं उसमें आपको सीधा सीधा फ़ायदा मिले। ये आप वो चंद लोग हैं जिन्होंने अतिरिक्त क्लास को हमसे लिया है, अतिरिक्त क्लास से हमारे जुड़े हैं। हमें स्वाभाविक तौर पर कुछ ग्लानि भी नहीं है, क्योंकि जिसने जैसा पेमेंट किया है, भाई जितनी जो हिम्मत जुटा सकता है, मेरी मेहनत जाती है। आप देख सकते हैं प्रतिदिन मैं इस बोर्ड पर घंटों भर लिखता हूँ, फिर उसको इंटरप्रेटेट करता हूँ। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण अगर आप सोचें तो ये भी है
कि ये कैसे छांटा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि उसमें से वो बहुत बड़ा लिखा है, उसमें से कितना सुंदर सही ढंग से उकेर कर सॉर्ट किया जाता है। और तीसरा, उस सॉर्ट किए हुए को समझाया जाता है। तीनों की अलग अलग वैलिडिटी है। कोई अगर इस क्लास को महज 1000 रुपये में खरीद रहा है तो आप सोचिए वो हमें एक क्लास का 5 रुपये दे रहा है। परमात्मा तो देखता है ना। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इस मेहनत को आप सार्थक बनाइए। अगर आप हमसे जुड़े हैं और इतने मेहनत की इतनी बेशकीमती चीज़ आपको ऐसे मिल रही है, आपके पेमेंट करने की बात बिल्कुल गौड़ नहीं है, अति महत्वपूर्ण है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कहीं आप देने के लिए कहीं संस्था में चले जाएं, ये क्वालिटी आपको डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होगी जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। मोटे मोटे नोट्स, लंबे लंबे लेक्चर, अथाह शब्दों का समूह, आप उसमें से सही चीज़, समुद्र में से गागर भर अमृत कैसे निकालेंगे। मेरी कोशिश छोटी सी है, छोटे से मंच पर है, लेकिन आप इसकी कीमत समझ सकते हैं। तो आइए, जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रश्न के 3-4 महत्वपूर्ण पक्षों पर मैंने क्लास पूर्व में लिया है। ये इसलिए याद दिलाया कि जब अभी उत्तर पर मैं बहस करूंगा या लेक्चर दूंगा तो आपको याद आएगा कि हाँ, सर उस क्लास की बात कर रहे, सर फला क्लास की बात कर रहे, सर ढिमका क्लास की बात कर रहे। ये तब होगा जब आपने पूर्व में लिए गए क्लास को सिर्फ लिया नहीं होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा और उसको दोहराया होगा, उस पर ईमानदारी बरती होगी तभी। और अगर ले करके काफ़ी ऐसे भी हैं कि पैसा पूरा पेमेंट कर देते हैं, क्लास में नियम से दे देता हूँ, लेकिन वो पढ़ने की फुर्सत नहीं पाते, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग के लिए तो बिल्कुल कुछ भी करिए बेकार है। आइए आगे इस प्रश्न के उत्तर में देखें क्या क्या लिखा है। भारत की जलवायु परिवर्तन नीति में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पहले ही लाइन में प्रचंड आकर्षण। अब सेकंड लाइन जरूर पढ़ेगा ना। सेकंड लाइन लिखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब जलवायु परिवर्तन पर पक्षकारों का अभिसमय। क्लास ले चुका हूं, अब वहां मत दोहरवाइएगा। इस शब्दावली को जब लिखेंगे आप, इतना लिखते ही और सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद करते ही एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये जानकार बंदा है, फर्जी उत्तर नहीं लिख रहा है। ये शब्द देखिए, मैंने कहा ना जीएस की अपनी टर्मिनोलॉजी है। अगर वो टर्मिनोलॉजी आपके आंसर से गायब है तो आप इस आज के उत्तर में इब्राहिम लोदी और अलाउद्दीन खिलजी लिख के आ रहे हैं, आप नहीं पाएंगे नंबर। 40 नंबर भी लेने में आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे जीएस में, समझिएगा। तो क्या कह रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, यानी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जो पक्षकारों का समय समय पर अभिसमय हुआ है, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल, जेनेवा अभिसमय, ये जो पृथ्वी सम्मेलन और ये बार बार जो जलवायु परिवर्तन पे सब उसमें आ गया। एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि एग्जामिनर तो सब जान ही रहा है, आप जानते हैं क्यों नहीं। इतना सब लिखने की अपेक्षा क्या लिख दिया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ऊर्जा सुरक्षा की मांग से लेकर, मतलब जब जब जलवायु परिवर्तन पर मीटिंग होती रही, पीएम मोदी के आने के पहले और आने के बाद, भारत हमेशा सुरक्षा ऊर्जा के लिए बहुत चिंतित रहा कि जिस तरीके से विश्व से पेट्रोल और जीवाश्म ईंधन खत्म हो रहे हैं, भारत अपनी वस्तुस्थिति कैसे विश्व के सापेक्ष लड़ पाएगा। भारत में कोयला कब का आयात करने की स्थिति में आ गया। झारखंड से कोयला खत्म, जो है उसकी खदान में बड़ी दिक्कत। आने वाले समय में निश्चित समय अनुमान लगाया जा चुका कि इस समय तक कोयला खत्म हो जाएगा। ऐसे में ऊर्जा कैसे डिपेंड हो, और ऊपर से कार्बन नहीं निकालना है, तो जो कोयला जलाएंगे तो कार्बन निकलेगा ना। तो कोयला की जगह पे कौन सी ऊर्जा लाई जाए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कि काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो उसी मुद्दे को भारत हमेशा, ध्यान से देखिए, सुरक्षा की मांग से लेकर वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में पहल करने तक, ये जो भारत ने सौर ऊर्जा संगठन, भारत के नेतृत्व में भारत उसका प्रेसिडेंट है, समझ रहे हैं, मोदी जी ने योग दिवस बना रखा है, सौर ऊर्जा संगठन, एकदम 100% सवाल पूछेंगे इससे। वो सब करके पहल करने तक भारत का राजनयिक रुख
इसके पर्यावरण समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जो देश ये सब कर रहा है ऑटोमेटिक क्या वो पर्यावरण का समर्थन नहीं कर रहा है? लेकिन आप मनगढ़ंत कहानी में अपनी शैली में मत लिखना। जैसे लिखा है भारत का राजनयिक रुख, शब्द देखिए राजनयिक रुख, इसके पर्यावरण समर्थक दृष्टिकोण को, ये सब शब्दवा स्वयं से आएगा। हिंदी से तो चिढ़ है और अंग्रेजी के भाई तो अंग्रेजी की बात ये अलग है। तो आप इसको भी सीखिए। ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ शब्दों पे टिकिए और यही शब्द ना याद कर पाइए चुराइए, चुराने से भी काम चल जाएगा। सेम बाय सेम रटिए। जैसे ये अगर शब्द डालते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तो ऑटोमेटिक समझेगा आदमी की जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से बेहतरीन रूप से वाकिफ बंदा है। आगे देखिए क्या है, नेट जीरो प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हुए। उत्तर ऐसे लिखा जाता है जब सीमित शब्दों में आए। अब आप पूछेंगे सर ये नेट जीरो प्रतिबद्धता क्या है? 100 दफ़े समझा चुका हूँ कि कार्बन उत्सर्जन में 0% यानी वो देश जो ये आंकड़ा पेरिस अभी समय में ही ये तय हुआ था, पेरिस समझौता जो हुआ था 92 के आसपास, उसमें ही ये तय हुआ था क्या कि हर सारे देश जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं वो घटाकर 0 पर लाएं। इसी को कहते हैं नेट जीरो प्रतिबद्धता। अब इतना हम बता दिए तो आसान हो गया। इसी की कीमत है इस लेक्चर में। खुदे से समझ सकते हैं तो खुदे से तो वाल्मीकि रामायण भी लिख दिए, एकलव्य धनुर्धर स्वयं से हो गया, तो उसकी बातें नहीं करनी। लेकिन अगर आप जुड़े हैं तो इस क्वालिटी को भी अनुभव करें। लेक्चर में सिर्फ कहानी नहीं बक रहा हूँ, उसके अर्थ को समझें। आगे देखें, नेट जीरो प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हुए भारत ने अपने रुख को दोहराया है क्या कि मैं तो सबसे पहले अपने लिमिट को भारत ले भी आया है। भारत को जो लक्ष्य दिया गया था वो उसने 7 साल पहले हासिल कर चुका है। ये भी मैं क्लास ले चुका हूँ। तो वही कि मैं तो अपने फर्ज से अदा हूँ, दोहराया है कि जलवायु परिवर्तन पर उसकी नीति सामान्य, लेकिन यहाँ से अंडरलाइन करूँगा समझना, लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व सिद्धांत पर आधारित है। अब ये शब्द विभेदित उत्तरदायित्व के सिद्धांत, ध्यान से देखिए, विभेदित उत्तरदायित्व सिद्धांत का मतलब क्या है? यही सब है। खुदे पढ़ लीजिए पत्रिका, खुदे समझ लीजिए। क्या जरूरत है क्लास करने की भाई? समझदार तो होता ही है आदमी, कोचिंग करने की क्या जरूरत है? ये विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब ये, जो जितना खर्चा कर रहा है यानी जो ज़्यादा कार्बन फैला रहा है वो ज़्यादा औसत से घटाए। काहे ये जिम्मेवारी विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों पे डाल रहे हैं? समझिए, सबसे ज़्यादा चाइना और अमेरिका विश्व में कार्बन फैला रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि विकासशील राष्ट्र ही सब कटौती करें, वो इसे फैलाते रहें, वो अपने देश का विकास करते रहें। तो इसी पर कह रहा है भारत की नीति सामान्य तो है लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व सिद्धांत पर आधारित है। भारत इसे साफ कहता है कि ये भेदभावपूर्ण है, हम लोगों पर भार डाला जा रहा है और खुद मजे काट रहे हैं। आ गया समझ में? बात एकदम बेफजूल की, लेकिन टर्मोनोलॉजी ये लिखने पे नंबर नहीं पाएंगे कि भारत ऐसे ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। यही शब्द लिखने पर विभेदित उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इसीलिए नंबर नहीं आता। ठीक, अगला पॉइंट, भारत ने प्राचीन काल से ही प्रकृति के साथ सद्भाव को बढ़ावा, सूर्य को जल देना, पीपल की पूजा करना, कौन कौन सी झाड़, जो तुलसी माता की पूजा, केले की पूजा है, तो भारत की जो संस्कृति ही रही है वैदिक, वो हमेशा पर्यावरण को बचाने वाली रही है। ध्यान से देखिए, यह पेरिस समझौते के प्रति देश की प्रतिबद्धता और नेट जीरो लक्ष्य की स्वीकृति से और अधिक प्रमाणित होता है। सबसे पहले भारत वह देश है पूरे विश्व में जिसने कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो लक्ष्य की ओर सबसे बेहतरीन कदम बढ़ाया है। जो लक्ष्य उसे दिया गया उसको समय से 7 साल पहले हासिल किया है। समझिए, फिर क्या है, जिससे यह साबित होता है कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के महत्व से अवगत है। इतना जब आप लिखेंगे तो इस प्रश्न का 3/4 आपने लिख दिया, क्रक्स। अब शेष हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं, समझिए। इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु पंचामृत का 5 सूत्रीय एजेंडा। अब यहीं ध्यान दीजिए, फिर आया एक शब्द
कितना पढ़वाऊँ और कैसे पढ़ोगे आप। पंचामृत का 5 सूत्रीय एजेंडा। अभी जो COP27 की मीटिंग हुई है, जिस COP27 हुई है 26 में, जब ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था तो मोदी जी गए थे। उस कन्वेंशन में ये पंचामृत 5 सूत्र तय किया, 5 संकल्पबद्धता प्रकट की भारत ने। और ये सब प्रतिबद्धता कौन, पीएम मोदी प्रकट कर रहे थे। सब सुनिए, क्लास ले चुका हूं। जिसमें देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अक्षय ऊर्जा का उपयोग। पहला टारगेट क्या मोदी जी ने दिया, अक्षय ऊर्जा, मतलब जिस ऊर्जा का कभी विनाश ना हो, सौर ऊर्जा। बाकी तो समझ ही रहे हैं आप। से संबंधित महत्वाकांक्षी लक्ष्य। पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का उत्पादन, इतना ऊर्जा वैसे है, इसका प्रयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। संसाधन नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। हर जगह जो ध्रुव प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश से सूर्य वहाँ ज़्यादा नहीं चमकता, वहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका, इंडिया जैसे राष्ट्र में जहाँ 8 महीना गर्मी पड़ती है, ऊर्जा इतनी बेकार चली जाती है, उसका यूज हो सकता है संसाधन से। भारत उसी तरफ ध्यान पूरे दुनिया का खींच रहा है। अरब कंट्री में मरुस्थल में सब कुछ मरुस्थल, पेट्रोल खत्म हो जाए, केरोसिन ऑयल खत्म हो जाए, डीजल खत्म हो जाए, लेकिन सौर ऊर्जा तो है ना। तो उसके महत्व को समझिए, और इसीलिए भारत ने सौर ऊर्जा संगठन बनाया है। शुक्र मनाइए कि भारत का इतना दिग्गज प्रधानमंत्री उसका प्रेसिडेंसी तक करवा रहा है। आगे देखिए, तो एक पॉइंट तो ये हो गया जिसमें देश की ऊर्जा आवश्यकता, पहले ऊर्जा आवश्यकता नंबर 1, ध्यान से देखिए। फिर दूसरा पॉइंट था कि कार्बन उत्सर्जन में कमी। ये दूसरा पंचामृत के लक्ष्य हैं, ये 5, यानी पंचामृत मतलब 5 अमृत जैसी बातें। तीसरा, अर्थव्यवस्था में तीव्रता। जलवायु परिवर्तन में जब अक्षय ऊर्जा होगा, पोल्यूशन कम होगा, हेल्थ के शिकार कम लोग बनेंगे, तो पैसा फालतू का कम खर्च होगा, देश में धन आएगा, विकास होगा कि नहीं होगा। इसको इस तरीके से समझिए। 3 हो गया। और चौथा, नेट जीरो कार्बन प्राप्त करने का लक्ष्य चौथा हो गया। भारत द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ इसमें अग्रणी भूमिका निभाने का वादा का स्पष्ट संदेश है। मतलब 26वें COP सम्मेलन में भारत ने जो ये पंचामृत सूत्र पूरे विश्व के सामने रखे, उससे संदेश पता चलता है कि भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कितना संवेदनशील और सजग राष्ट्र है। ठीक, अब अंत करने की दिशा में आपको बढ़ना है, क्योंकि ये सवाल इतने नहीं पूछ रहा है कि भारत की बदली नीति बताइए, बल्कि ये भी जानना चाह रहा है कि भू राजनीति के संदर्भ में बताना है। तो अभी भू राजनीति की चर्चा नहीं किए हैं, आइए आगे देखते हैं। लगातार विकसित हो रही वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के आधार पर भारत का भू राजनैतिक, देखिए आ गया। अब आप सोचेंगे यहीं तो सर उत्तरवा कंप्लीट हो गया। अरे भाई, भू राजनैतिक पे जवाब दिए, जवाब नहीं दिए तो वहां देखिए, ध्यान से समझिए। भारत का भू राजनैतिक और वैश्विक दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UFCCC, UF यूनियन फ्रेमवर्क का सिर्फ यफ हो जाएगा, और कन्वेंशन का मतलब क्लाइमेट ऑफ कन्वेंशन है। तो ये आप इसको UFCCC एकदम रट जाइए। इसी पॉइंट को लिखना है क्या, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में देश की कूटनीति द्वारा देखा जा सकता है। इस सम्मेलन में जरा सोचिए, विकसित राष्ट्र चाइना है, अमेरिका है, विकसित सारे राष्ट्र हैं, फिर भी भारत इन दिग्गज बाघों के बीच में अपने पॉलिसी को, अपने सिद्धांतों को कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। कैसे अपने जो पास पड़ोस के विरोधी राष्ट्र हैं, दुश्मन राष्ट्र हैं, उनके जो भूस्थलीय संबंध है, जैसे भारत बांग्लादेश सीमा विवाद सोचिए, भारत चाइना सीमा विवाद सोचिए, समझ रहे हैं। यहाँ दुश्मनी एक प्रकार से तो है, लेकिन फिर भी उस मुद्दे पर भारत एक है और सबके साथ खड़ा है। तो यही ये कह रहा है कि भारत का भू राजनैतिक और वैश्विक दृष्टिकोण, अब समझ आ गया होगा। विश्व स्तर पर अपने राजनीतिक प्रयासों और स्वच्छ ऊर्जा के महत्व की मान्यता के अनुरूप भारत ने नई अंतर्राष्ट्रीय पहल, अब नई अंतर्राष्ट्रीय पहल का नामों है कि खाली बस लिख देने से हो जाएगा। लिख देने से 10 में से 3 नंबर मिलेगा, और अगर पहल का नाम लिखेंगे तो 10 में से 7 नंबर मिलेगा। तो 4 नंबर फालतू का लिखने के लिए, पाने के लिए, ये 4 नंबर फालतू का नहीं, 4 नंबर महत्वपूर्ण पाने के लिए ये पहल लिखिए जो भारत चला रहा है। क्या पहला,
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसका मिशन है? भारत का। ISA, वन सन वन वर्ल्ड, ये भी भारत का। जब एक विश्व का सूरज है तो एक संसार के लिए उसकी ऊर्जा हो जाएगी, ये भी याद रखिए। वन ग्रिड कार्यक्रम, इसी प्रकार पूरे देश में एक, जैसे ग्रिड के लिए अलग अलग सेंटर है ना, जैसे रेलवे का मुख्यालय अलग अलग है, वैसे बिजली उत्पादन के लिए विद्युत अधिनियम में 2022 में संशोधन हुआ है, अभी बिल पास नहीं हो पाया है। तो विद्युत संशोधन में ये बात जोड़ी जा रही है, वन ग्रिड कार्यक्रम, पूरे देश की लाइट एक ग्रिड से कंट्रोल हो, ऊर्जा की बचत हो, फालतू की ऊर्जा न व्यय हो। और पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर्यावरण जैसे है जिसकी ज़रूरत उस हिसाब से अपनी जीवन शैली हम अपनाएं। इस पर सारे आंदोलनों में अन्य प्रमुख वैश्विक अभिकर्ताओं के साथ अग्रणी भूमिका निभाई है। किसने? भारत ने। जब इतना आप ये जो रेड कलर से मैंने लिखा है ये कंटेंट उत्तर में डालेंगे तब आपको उत्तर में सर्वोत्कृष्ट नंबर आएगा, इसके बगैर नहीं। 15 नंबर IAS का क्वेश्चन है। घसछोला जिनको कुछ आना जाना नहीं है, कभी मेंस न निकले, वो 15 में से 3 नंबर भी नहीं पाएंगे और लिखेंगे 4 पेज, समझ रहे हैं। और कुछ लड़के 15 में से, इसी 15 में से 13-14 नंबर लेके आते हैं, 12 नंबर लेके आते हैं। तैयारी के ऊपर निर्भर करता है कितने सतर्क, संवेदनशील और मेहनती हैं। आगे देखिए, दूसरा सवाल है, ये भी ठीक 15 नंबर का था और 250 शब्दों में लिखना था। इससे सीखिए, यही चीज़ अप्लाई करनी है आपके मेंस में, चाहे JK चाहे APO के। इतने डिटेल में उत्तर आपको लिखना है। ये बिहार का नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, यही दिक्कत है। इसीलिए मैंने और कहीं का बीड़ा नहीं उठाया है GS पढ़ाने का। IAS में 2011-12 में दिल्ली जाने का अनुभव काम आ रहा है। मैंने खुद कोचिंग करी थी तो मैं जानता हूँ कि किस स्टैंडर्ड का GS पढ़ना चाहिए, और वही आपको संयोग से मिल रहा है, आप हमसे जुड़े हैं। तो दूसरा सवाल देखिए, मैं इस पर क्लास ले चुका हूँ। I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा। ये जब मैं बताया था जिस दिन I2U2, तो केवल इसी टॉपिक को डील कर दिया था, हमने इसको प्रश्न बना के नहीं किया था। यहाँ देखिए प्रश्न में आया है, और क्या पूछ रहा है कि ये जो समूहन है यानी संगठन है, ये संगठन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को कैसे बदलेगा। तो इस प्रश्न की जान कहाँ है? I2U2 का विश्लेषण करने में नहीं, इसका जान ये है कि साबित करिए कि भारत की स्थिति इस संगठन से कितनी बदल जाएगी विश्व स्तर पर। ये उत्तर में लिख के दिखाइए। मैं इसी को शुरू से, हमारे कुछ मित्र इसीलिए जुड़े थे कि सर मैंने तो अभी कभी GS के प्रश्न को इतना अन्वय किया ही नहीं, हम GS के प्रश्न में इतना घुसे ही नहीं अर्थ जानने के लिए। हम कहे तो काहे नंबर मिलेगा भाई। तो वही चीज मैं यहां समझा रहा हूं, प्रश्न में ये नहीं कि सर ने तो ये टॉपिक लिया था, अभी I2U2 खाली लिख रहे हैं। अरे ध्यान से पढ़िए प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक, आइए डिटेल देखते हैं। ज़्यादातर हमारे क्लास की चीज़ें इसमें मिलेंगी, लेकिन लिखने की शैली सीखें। I2U2 भारत, इजराइल, I का मतलब इंडिया, I2 है मतलब I 2 बार है, तो एक भारत में, इंडिया में I है, इजराइल में भी I है, मैं बताया था क्लास लेते समय। फिर U2 का मतलब UAE, संयुक्त अरब अमारात, और दूसर का U यानी USA, बैठा लीजिए। तो इसलिए वही चारों राष्ट्र, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, ये है I2U2। ठीक, अमेरिका की संयुक्त पहल है। इसे एशियन क्वाड भी कहा जाता है, ये उत्तर में जरूर लिखना। एक केबल क्वाड है, एक केबल क्वाड है, एक एशियन क्वाड है। क्वाड में जो राष्ट्र शामिल हैं उनका परिप्रेक्ष्य वैश्विक है, लेकिन ये जो राष्ट्र हैं, सोचिए विश्व के बड़े शक्तिशाली राष्ट्र हैं, लेकिन जिस पर्पज के लिए ये संगठन बना है और जिस एरिया में निर्मित है वो ठीक ऐसे ही जैसे क्वाड की तरह। तो इसको क्वाड नाम देके, चूंकि ये संगठन एशिया से जुड़ा है तो इसका नाम क्या दिया गया है? एशियन क्वाड भी कहा जाता है। क्वाड को आप गूगल पर सर्च मारेंगे सारे राष्ट्र आ जाएंगे, वो यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए I2U2 को वर्ष 2021 में, 22 में बीता है भी, 21 में गठबंधन बना, में समुद्री सुरक्षा एक राष्ट्र है मध्य एशिया में और साउथ अफ्रीका में, सोमालिया। अक्सर आप वहाँ की कहानियाँ सुनेंगे, समुद्री लुटेरे, ये जो जलपोत हैं,
कई खरबों से निर्मित होते हैं, जिसमें प्लेन वगैरह, नेट जेट, सैनिक सब रहते हैं, उसमें भी लूट कांड कर देते हैं और भारी मात्रा में वो तबाही मचा देते हैं। यानी समुद्र भी असुरक्षित है। ऐसा मत समझना कि वो एकदम चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे, ये क्यों सुरक्षा की बात हो रही है, याद कीजिए पीत सागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, इन सब क्षेत्रों से ही जुड़ा तो मध्य एशिया, याद कीजिए वो समुद्री इलाका। तो उसमें भारत और इन देशों के बीच जो समुद्री यात्राएं हो रही हैं उसमें खतरे हैं ना। भारी मात्रा में राशन आ रहा है, खाद्य सामग्री आ रही है, इंडस्ट्रियल सामान आ रहा है, कीमती सामान आ रहा है, तो उसको लूट कांड या कोई घटना हो जाए तो सारे राष्ट्र मिलकर इस पर कोई फैसला लें। तो इस एजेंडे में यानी I2U2 में पहला एजेंडा था समुद्री सुरक्षा और दूसरा बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित। परिवहन मतलब प्लेने से थोड़े यात्रा होती है। मैंने एक क्लास लिया था चाबहार बंदरगाह, जो कहाँ है, ईरान में है, भारत के सहयोग, अफगानिस्तान के सहयोग से निर्मित है, समझ रहे हैं। उसी बंदरगाह के चलते भारत बगैर पाकिस्तान गए सारा गेहूं अफगानिस्तान पहुंचा ले गया। तो ये क्या है, परिवहन हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो हवाई जहाज से गया, रोड बनी है? वही समुद्री मार्ग तो अपनाया। तो यही कह रहा है कि परिवहन यानी इन देशों के बीच में परिवहन हेतु उस मुद्दों पर निपटने हेतु गठित किया गया था। इतनी बात अगर हम ना समझाते तो खुद से आप समझ जाएं तो क्या कर हमसे जुड़ें, कुछ तो नॉलेज होगी। शायद यही व्याख्या है जो मैं बोल रहा हूँ। इसके आगे क्या व्याख्या होती मैं तो नहीं जानता, अगर हो तो कमेंट में बताइए। आगे देखिए, वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति बदलने में जो प्रश्न की जान है यही पूछ रहा है कि वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति फिर कैसे बदलेगी। मान लीजिए ये चार राष्ट्र इकट्ठा हो गए, इससे क्या बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, यही लिखना था। तो पश्चिम एशिया के साथ संबंध, पश्चिम एशिया मतलब इजराइल, ईरान, तुर्की, इराक, ये सभी इलाका जो है क्या है, वेस्ट एशिया है। ध्यान से देखिए इसके साथ भारत के संबंध कैसे हो जाएंगे, ध्यान से देखना। I2U2 समूहन के कारण भारत को इजराइल और उसके खाड़ी भागीदार, इजराइल अमेरिका का सपोर्टर राष्ट्र है, ऐसे कह सकते हैं अमेरिका का पालतू है, जान छोटा अमेरिका मध्य एशिया का, उसी के बदौलत तो खड़ा किया गया है। फिलिस्तीन का सपोर्टर मुस्लिम कंट्री और चाइना वगैरह हैं, लेकिन इजराइल भारत अमेरिका का सपोर्टर है। इजराइल को खड़ा करने में हाथ अमेरिका का है, इतना जानिए। तो अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, भारत को इजराइल और उसके खाड़ी भागीदार, खाड़ी के राष्ट्र इराक, ईरान, तुर्की, जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं, यमन, समझ रहे हैं, वो सारे उसके जो भागीदार हैं इजराइल के साथ संबंध रखते हैं। क्योंकि इस I2U2 में इजराइल है, इसलिए उनके जुड़ने से वो राष्ट्र भी जुड़ेंगे। जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? देखिए, खाड़ी भागीदारों के साथ बातचीत करने की अधिक स्वतंत्रता होगी। एक अगुआ को पकड़िए, बाकी धीरे धीरे पकड़ में आ जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, अब्राहम एक्कॉर्ड भारत को इजराइल और खाड़ी देशों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। अभी आप सोचेंगे ये बीच में कौन शब्द आ गया, इस पर भी क्लास ले चुका हूँ, ये भी क्लास है, एक क्लास में बताया हूँ। ये अब्राहम एक्कॉर्ड क्या है याद दिलाइए। अब्राहम एक्कॉर्ड भारत और इजराइल के बीच विशेष समझौता है, समझ रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के समय में भारत इसी ने समझौता करके भारत और इजराइल बहुत बड़ा रक्षा समझौता किए थे। तो उसमें भारत और इजराइल की निकटता, खाड़ी में जो और देश हैं, जैसे इजराइल का ही खुद का संबंध फिलिस्तीन से बहुत ख़राब रहता है, यमन से बहुत ख़राब रहता है, तुर्की से बहुत ख़राब रहता है, लेकिन भारत उदारवादी छवि का है। तो भारत जब इसमें एंट्री मारेगा तो उसके जो और पड़ोसी राष्ट्र जो उसकी नहीं सुन रहे, जिसकी उसकी नहीं जम रही, भारत उसमें मेडिएटरशिप कर सकता है ना, मध्यस्थता करके शांति ला सकता है ना, शांति में ही तो विकास है। तो वही वो कह रहा है कि अब्राहम एक्कॉर्ड भारत की इजराइल और खाड़ी देशों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। अब समझ में आया कि इस संगठन का पश्चिम एशिया में क्या संबंध है और भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत क्या बदल रहा है। ऐसे उत्तर लिखते हैं, ये नहीं कि इसमें I2U2 मिल गया है, सर बताए थे शुरू हो गए। कितना लिखोगे भाई I2U2 बारे में, 250 शब्द लिखना है। आगे की लाइन, कच्चा तेल और रक्षा। जानते हैं मध्य एशिया के सारे राष्ट्र, इराक पर अमेरिका ने सन 92 में आक्रमण क्यों किया था, ईरान को क्यों तबाह कर डाला, ईरान के हेड
सेना नायक को क्यों मार डाला ड्रोन हमले में? समझते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तेल के खान है सब, और तेल ज़रूरत है। अमेरिका ने वहाँ सब तहस नहस करके तेल का पूरा एजेंडा अपने हाथ में कर रखा है। कोई कुछ बोले? कर तो रहा है रूस यूक्रेन पे हमला, कोई कुछ बोले? ये घर ही में नहीं तबाही चल रही है, जो ज़्यादा पैसा कमाता है उसकी तूती बोलती है। विश्व स्तर पर भी यही चल रहा है, जो ज़्यादा शक्ति से संपन्न है, जिसके पास दौलत ज़्यादा है, वो तबाही मचाए हुए है। समझ रहे हैं? तो अब आप समझिए इस I2U2 का कच्चा तेल और रक्षा से क्या संबंध है। UAE यानी संयुक्त अरब अमारात, यूनाइटेड अरब अलायंस, संयुक्त अरब अमारात में कई राष्ट्र हैं, उसमें दुबई, अरब सब शामिल हैं, समझ रहे हैं, इसलिए उसको संयुक्त अरब अमारात कहा जाता है। अदन वगैरह भी इसमें शामिल है। संयुक्त UAE और सऊदी अरब, अब अरब तो इसमें शामिल नहीं है, सऊदी अरब इसमें शामिल, लेकिन UAE के शामिल होने से सऊदी अरब से भी भारत के शीर्ष तेल निर्यातकों में से एक है। यानी भारत को जो कच्चा तेल आता है उसमें संयुक्त अरब अमारात जो इस कन्वेंशन, इस संगठन में है, और साथ ही उसी से सटा संयुक्त अरब सऊदी अरब, वहाँ से तेल आता है। और इजराइल भारत का महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार है। मैंने बताया ना कि अब्राहम एक्कॉर्ड यही समझौता है। तो इन देशों के एक साथ आने से मजबूती मिलेगी कि नहीं? कच्चा तेल भी आने में सुविधा होगी, रक्षा जरूरतों की भी पूर्ति होगी। अगली लाइन, पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति की सफलता। आपस में वो राष्ट्र एक दूसरे को धर खाते हैं, वज्र दुश्मन है, लेकिन भारत सबके साथ संबंध निभा लेता है। ये खूबी है कि नहीं है? ये बेहतरीन कूटनीति है। देखिए गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी वो इलाका है जो इजराइल और फिलिस्तीन में हजारों साल से विवाद का विषय बना हुआ है। और वेस्ट बैंक, ये दूसरे जो राष्ट्र हैं, मैं उस राष्ट्र का नाम भूल रहा हूँ, अभी हाल ही में करीब बेंजामिन नेतन्याहू के चुने जाने के पहले उसने, वेस्ट बैंक एरिया है, सर्च मारेंगे तो देश का नाम आएगा, पड़ोसी राष्ट्र है, उससे खतरनाक संबंध भारत, इजराइल और उस देश से हैं, उसी का एरिया है वेस्ट बैंक। मैं क्लियर नहीं हूँ इसलिए मैं इस बोल नहीं रहा हूँ, आप इसको देखेंगे कि वेस्ट बैंक, आप कमेंट करके बताएंगे कि वेस्ट बैंक का एरिया किस देश में है। आप इतना तो करें कि आप इसको जब इतना ध्यान से सुन रहे हैं तो वेस्ट बैंक को गूगल पे सर्च मारें, खोजें और कमेंट में लिखें। वेस्ट बैंक के इजराइल के मिसाइल हमले के बावजूद, उस पर इजराइल ने मिसाइल से हमले किए हैं। समझ रहे हैं? फिलिस्तीन नहीं है ये, फिलिस्तीन के अपोजिट राष्ट्र में है, मुझे नमवा मुँह में निकल नहीं रहा है। वहाँ इजराइल ने मिसाइलों से हमले किए हैं। उसके बावजूद भी भारत ने इजराइल और खाड़ी के देशों के साथ राजनयिक संबंधों को सफलतापूर्वक संतुलित किया है। जहां इजराइल मिसाइल फेंक रहा है उससे भी संबंध भारत के मधुर हैं, और खुद इजराइल से भी मधुर हैं। इजराइल ये कहने नहीं जा रहा है कि क्यों आप हमारे दुश्मन से संबंध गांठ रहे हो, क्योंकि उस स्तर की बुद्धि है, क्षमता है, जरूरत है। ठीक है, ये आप उत्तर में लिखेंगे, तब आप समझेंगे कि इतने छोटे से संगठन का इतना बड़ा विश्व पर प्रभाव पड़ रहा है। आगे देखिए, ये रेड कलम से जो लिखा हूँ ऐसे अंत करना है किसी उत्तर का, और ऐसे ही संतुलित उत्तर लिखना है। ध्यान से देखिए, I2U2 समूह संयुक्त अरब अमारात UAE और इसराइल के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगा। इसके साथ भारत अमेरिकी संबंध हिंद प्रशांत महासागर में एक दूसरे से जुड़ने के लिए दूरगामी प्रभाव वाले होंगे। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा मैंने बताया ना, जब बढ़िया परिवहन मार्ग रहेगा, उसमें असुरक्षा नहीं रहेगी, तो आदमी काफ़ी खेप मात्रा में, जैसे अफगानिस्तान को भारत ने गेहूं दिया, क्या इराक ईरान से ज़रूरत पड़ने पर खाद्य सामग्री या मध्य एशियाई राष्ट्रों से भारत नहीं आ पाएगा? आ पाएगा। तो खाद्य सुरक्षा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तो आप जानते ही हैं, FDI, सारे राष्ट्रों की कंपनियां अपने देश में आकर के व्यापार करें, अरब कंट्री, दुबई, अरब अमारात, ये अमेरिका आए, तो ये परिवहन से संभव है ना। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी यह भागीदारी विश्व हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब उत्तर पूरा हुआ। मैं नहीं जान पा रहा हूँ, अभी देखता हूँ कितना ये टाइम गया, लेकिन 2 प्रश्न को लिखने में मुझे लगभग घंटे भर लगे, और इसको बोलने में जो टाइम जाएगा वो आप इस तो लिंक पे देखेंगे ही, और इसके अर्थ को बताने में जो मैंने टाइम दिया है और जो समझने में आपको सुविधा हुई है, कम से कम थैंक यू के लिए कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी परमात्मा देख रहा है। कल हम 17वीं क्लास लेके फिर आएंगे, और इसी प्रश्न उत्तर शैली में ही शेष क्लास रहेंगे। आप पक्का वादा करता हूँ, आप इसका अनुकरण करके अपने लाइफ को लक्ष्य तक ले जाइए।
हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, सत्यमेव जयते।